नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज़। प्रोग्राम फोर्थ व्यू में आपका खैर मकदम करता हूँ। मौजू भारतीय प्रधानमंत्री का ब्लूमबर्ग बिजनेस फोरम से खिताब और उसके मायने, और हम इस पर कुछ बैनुल अक़वामी मामलात को भी जोड़कर चलते हैं। जैसा कि ताइवान में 1 महीने के अंदर दूसरा F-16 लापता हो गया है ताइवान का, जो अमेरिका का एक बेहतरीन जहाज़ माना जाता है, और ये माना जा रहा है कि एक अपग्रेडेड जो F-16 था वो ताइवान को दिए गए हैं ताकि वो चीन के साथ का बाकायदगी से मुकाबला कर सके। मगर ये ताइवान का जहाज़ F-16 उड़ता है अपने बेस से, और 2 मिनट के अंदर ये इसका जो कनेक्शन है वो रडार से कट जाता है, लापता हो जाता है। अभी तक जब मैं इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक इसका पता नहीं चल पाया है कि ये अभी किस हालत में है, क्यों गिरा है, कहाँ गिरा है। इस पर हम अपने खदशात को ज़रूर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसमें एक बात और जोड़ लेते हैं कि चाइनीज़ एक्सपर्ट या वहाँ की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के द्वारा इस तरह के दावे किए जाना झूठ या सच तो भारतीय सरकार को बताना होगा। वो कि हमने जो है कुछ इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया है भारत के ख़िलाफ़, जिसमें उनके फौजियों को सर दर्द, शारीरिक तकलीफ़ें हुई हैं, जिसमें लेज़र या एनर्जी ब्लास्ट का कोई एक नया वेपन जो अभी दुनिया में शायद मुतारिफ नहीं है, या फिर हम बाकायदगी से उसको जानते या समझते नहीं हैं। इस तरह के किसी हथियार का दावा करना कितना सही है, कितना गलत है। अगर ऐसा हुआ है तो ये हमारे लिए काफ़ी दुख की बात है, चूँकि वो दावा करना चाहते हैं इसमें चाइनीज़ के हम बिना लड़े ही भारत से जंग जीत सकते हैं, और अपनी जो मतलब वो इरादा रखते हैं भारत की जगह से ही भारत को पीछे हटाने का, उसमें कामयाब हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई बात में सच्चाई है तो भारतीय सरकार को या डिफेंस मिनिस्ट्री को इस पर जो है वाज़ेह बयान देना चाहिए और क्लियर करना चाहिए कि इस तरह का हमारे पास क्या काट है, अगर सचमुच ऐसी कोई बात है। नहीं तो फिर ये एक काफ़ी ख़तरनाक खबर है। दूसरी तरफ जो जिस तरीके से हम ताइवान के F-16 की बात कर रहे हैं, तो ताइवान के F-16 को चाइना की तरफ से कुछ इस तरह के इशारे मिलते रहे या दूसरे एक्सपर्ट्स की तरफ से कि हथियार, इलेक्ट्रॉनिक हथियार या जैमर्स को कुछ इस तरह से जो है चाइना ने इजाद किया है जो कि उड़ते हुए जहाज़ को, एयरक्राफ्ट को वो हाईजैक कर लेते हैं, उसका रडार से कम्युनिकेशन काट देते हैं, अब जो ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम होते हैं उनको लापता करके जहाज़ को वो उसका डिस्कनेक्ट करने के बाद जहाज़ को पता नहीं चलता वो किस दिशा में है, कहाँ जा रहा है। और कहा तो ये भी जाता है कि वो जहाज़ को अपने यहाँ भी उतार लेते हैं, यानी कि पूरा कंट्रोल जो है वो फाइटर विमान का अपने सिस्टम पर ले लेते हैं। ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, जब तक ये दुनिया में इसका एतराफ़ ना हो जाए तब तक इसको शक व शुबहात के नज़रिए से देखा जाएगा। मगर ये सच है कि F-16 अमेरिका का एक बेहतरीन विमान है जो 1 महीने के अंदर ताइवान का दूसरा लापता हो गया है। ये तो एक घटनाएं हैं। ये घटना में नाज़रीन आपको और बताता चलूँ इससे पहले कि मैं अपने ख़ास मौजू पर आऊँ, तो ये घटना मैं जिस खबर को आप तक नहीं देना चाहता, चूँकि सोशल मीडिया पे लोगों के जिस तरह के तासुर मुझे मिल रहे हैं मैं उससे बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ। वो तासुर इस तरह के हैं कि अगर मैं कुछ भी सच्ची बात बोलता हूँ या ख़बर आपको देता हूँ जो कम से कम ईरान या सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जाती है, या फिर इस तरह के जो आज तक का एस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम समझा जाता था उसके खिलाफ जाती है, तो काफ़ी नाराज़गी जो है नाजरीन में पाई जाती है। अब ये आप अपनी जगह पे कितने ठीक हैं, मैं अपनी जगह पे कितने ठीक हूँ, शायद इसका वक्त आने पर फैसला होगा। मस्जिद अक्सा को लेकर कुछ खबरें जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में है, मैं नहीं बताऊँगा, आप खुद ही खोजिएगा, पढ़िएगा और फैसला करिएगा। अगर ऐसी सही खबरें सही तरीके से आ रही हैं और यही सच है तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। एक तरह से ये मान लिया जाएगा कि आज पूरी दुनिया में आलम इस्लाम जो है कम से कम मैं समझता हूं कि अगर इस तरह के षड्यंत्र शुरू हो गए हैं तो अनाथ की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी यतीम मैं समझता हूं कि मुसलमान होने जा रहा है पूरी दुनिया का। क्योंकि जिनको वो अपने रहबर समझते थे, जिनको वो समझ रहे थे, चाहे वो तुर्की हो, चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी अरब हो, ये तमाम जो हैं कहीं ना कहीं अपने मफाद को लेकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनकी आपसी जो मफाद हैं, उनकी मजबूरियां क्या हैं, उनको मैं जोड़ के आपको बताना चाहूँगा एक बड़ी खबर के साथ। वो बड़ी खबर ये है
इसी के साथ साथ में अब जो भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से जो बातें आई हैं वो उनको भी इसी से कनेक्ट कर दूंगा, तो ये बात आप समझ लीजिएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, ब्रिटेन ने ऐलान किया है, ब्रिटेन की हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि 2030 तक वो जो तेल से चलने वाले वाहन हैं, गाड़ियां हैं, कार है, बसें हैं, ट्रेन है, इन सब की बिक्री पर बैन लगा दिया जाएगा। 2030 के बाद इस तरह की कोई भी गाड़ियां अब बाजार में उपलब्ध नहीं होंगी जो तेल से चलती हों। नाज़रीन, आपको याद होगा जब मैं आपको कहता था कि तेल का वक्त ख़त्म हो गया है, तेल अब बहुत दिनों का मेहमान नहीं रह गया है, ये सब चीज़ें बंद होने जा रही हैं। आज ये एक ब्रिटेन जो है वो 5 पावर्स में से एक बड़ी पावर माना जाता है, बल्कि अगर आप महाशक्तियों की बात करते हैं तो ब्रिटेन के बगैर पूरी नहीं होती। इस ऐलान से आप समझ सकते हैं कि अब तब सभी देश इस तरह के ऐलान करेंगे। यही एजेंडा 2030 है, यही एजेंडा वो 2030 है जिसकी बात ब्लूमबर्ग जो बिजनेस फोरम था उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह के बयान दिया गया वो टोटल एजेंडा 2030 है। 17 सस्टेनेबल गोल को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है, मैंने कई प्रोग्राम किए हैं, आपको समझाने की कोशिश की है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 17 सस्टेनेबल गोल। जिस तरह हमने अपने यहाँ जिस तरह से नीति आयोग बनाया गया, उससे पहले जो हमारा योजना आयोग था उसको ख़त्म किया गया था, तो उसको हमने टोटल नीति आयोग को 17 सस्टेनेबल गोल में कन्वर्ट कर दिया था। और 17 सस्टेनेबल गोल में कन्वर्ट कर कर हमने उन तमाम नीतियों को कानून में बदल दिया, या जितनी भी बदली गई उनको बदल दिया जो दुनिया चाहती है, एक फोरम चाहती है। मगर अब यहाँ पर मेरे जो अपने विचार, देखिए पहले मैं ज़रूर आऊँगा द ग्रेट गेम, न्यू ग्रेट गेम, यूरेशिया, ग्रेटर यूरेशिया, रशियन नाटो, चाइना, भारत, साउथ चाइना सी, इस पूरे गेम को एक बार से फिर समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। मगर इससे पहले हम अपने प्रधानमंत्री के बयानों को आपको समझाने या सुनाने की कोशिश करता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में साफ तौर पर ये ऐलान किए हैं, बहुत सारे ऐलान किए हैं, खुशी जाहिर की है, अज़म दिखाया है कि हम बहुत सारे मकान जो है 2022 से पहले डिलीवर कर देंगे लोगों को। और यहाँ उन्होंने बात की है कि हम शहरीकरण करेंगे, यानी हम देहातीकरण नहीं करेंगे। गाँव का जो भारत हुआ करता था उसको आप छोड़ दीजिए, वो फोकस से बाहर है, वहाँ तकनीक की बात की जाएगी। यानी उनका भी ये मानना है कि आने वाले दिनों में जो बाज़ार है वो टोटल ऑनलाइन हो जाएगा। टोटल नहीं तो वो मतलब अगर 30 से 50% की बात की जा रही है, तो यानी ये जो बाज़ार है जिसको जो बाज़ारों में आप मॉल बाज़ार ये सब जाते हैं, यहाँ उनके कहने का मतलब यही है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उन्होंने वर्ड का यूज़ किया है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और रीसेट वर्ल्ड की बात की है। ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के नाम से आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देख रहे थे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और रीसेट वर्ल्ड, जो आपने शायद अभी तक किसी सरकारी ऐसी सरकार से नहीं सुने थे, जो कि सिर्फ कुछ एक्सपर्ट लोग, कुछ सरफरे लोग ज़रूर इस पर बात कर रहे थे। ये दरअसल लीकेज होती हैं। ये लीकेज जब आती हैं तो पहले मन बनाया जाता है, माहौल बनाया जाता है, फिर इनको लाद दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री से हो चुकी है, जिसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की गई है और रीसेट वर्ल्ड की बात की गई है। दरअसल ये इट इज़ पार्ट ऑफ द न्यू ग्रेट गेम। इससे पहले ग्रेट गेम की मैंने बात की थी, यूट्यूब पर वो एपिसोड मौजूद है जिस पर मैंने समझाया था कि ग्रेट गेम क्या है और ग्रेट गेम को कैसे खेला जाएगा, जिसमें भारत, चाइना, पाकिस्तान वार भी शामिल थी। इन तमाम चीज़ों को मैं 5 साल पहले आपको बता चुका था। इसके बाद अभी जो वो सारे हालात बने, उसके बाद रशिया ने अपने गेम को थोड़ा सा चेंज किया, चूँकि वो जो रशियन नाटो बनाना चाहते थे, रशियन नाटो के चलते चलते जिसमें भारत भी शामिल था उसके हिस्से में, वो उनकी कुछ चीज़ें जो हैं अपनी जगह से रशिया की हिल गई और कुछ चीज़ें शामिल हो गई ग्रेट गेम में। तो ये ग्रेट गेम में जो चीज़ें शामिल हुई और जो रशियन नेटो की तरफ से जो चीज़ें निकली, तो फिर रशिया ने प्लान किया था
न्यू माफ़ कीजिएगा, ये उन्होंने जो रशिया ने जो ऐलान किया था, ऐलान नहीं किए जाते ऐसी चीज़ों के, लीकेज किए जाते हैं। तो वो जो लीकेज की थी वो थी ग्रेटर यूरेशिया। ग्रेटर यूरेशिया पे भी मैंने आपके साथ गुफ्तगू की थी, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि ग्रेटर यूरेशिया क्या होगा, कैसे होगा, उसमें तुर्की का क्या रोल होगा, अरब ममालिक का क्या रोल होगा। भारत तो देखिए बड़े वाज़ेह तौर पर है, भले ही ब्रिक्स की मीटिंग हुई हो, ब्रिक्स वो था जो पहला फॉर्म इस वक्त मौजूदा प्रधानमंत्री के आने से पहले जब पिछली सरकार ने ब्रिक्स को उरूज तक लेकर गए थे तो इसमें भी करेंसी की बात की गई थी और ये बात की गई थी कि जो डॉलर है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्रिक्स एक अहम रोल अदा करेगा और नए बैंक को चालू करके एक लोकल करेंसी में व्यापार किया जाएगा। ये दैट इज द पार्ट ऑफ रशियन नाटो था, मगर ये सब टूट गया रशियन नाटो। तो अब उसके बाद ग्रेटर यूरेशिया की शुरुआत हुई। इधर न्यू ग्रेट गेम में जो है वो शामिल हुए भारत को भी, जिस तरीके से हमने ट्रीटी की है, जिस तरह हमने ब्लूमबर्ग को संबोधित किया है, वो उस फोरम को संबोधित किया है, तो उसमें हमने ये बात साफ तौर पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, रीसेट वर्ल्ड, इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हमने क्या किया है, इसके अलावा हमने ये भी बात की है कि हम शहरीकरण करेंगे। दूसरी बात एनर्जी, जो कुछ 17 सस्टेनेबल गोल के जो पैरामीटर्स हैं उनको लागू किया जाएगा और बहुत जल्दी जो है वो हम एक अच्छा प्लेयर जो है वो साबित होंगे एजेंडा 2030 और 17 सस्टेनेबल गोल के। मगर ये बात जो है वो अच्छी लगती है जब आप सुनते हैं, जब आपके अखबार आपको नहीं समझाते, जब आपके बुद्धिजीवी आपको नहीं समझाते। दरअसल ये वो प्लान्स हैं, आप शहरीकरण करेंगे, आधुनिकीकरण करेंगे, जब आपके घरों तक सामान पहुंचेगा, जो आपके बाजार हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। फूड सिक्योरिटी बिल को उस तरह से लागू किया जाएगा जैसा कि मैंने आपको कई एपिसोड्स में समझाया कि फूड सिक्योरिटी बिल का मतलब क्या होता है। दरअसल वो फूड गारंटी नहीं है, फूड सिक्योरिटी है। यानी फूड सिक्योरिटी उस तरह की होती है जो आपको तय करेगी कि आपको क्या खाना है, आपको खाना क्या मिलना चाहिए, उसका कंटेंट कितना होना चाहिए, वो डिज़ाइन और डोज आपकी क्या होनी चाहिए। और ये खेत में जो बोने वाला किसान होगा वो उसके खेत में ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा और बाद में जो सीलिंग एक्ट को ख़त्म करके जिस तरीके से ये बदलाव किया गया है कि लीज जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी फिर वो बड़ी कंपनियां करेंगी। यानी कि ये एक अलग सा एपिसोड होगा, इसको हम ज़्यादा उलझाने की कोशिश नहीं करते हैं। ये भी आपके सामने देखने को बहुत जल्द मिलेगा जब फार्मिंग भी बड़ी कंपनियां कर रही होंगी और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग है, जो कॉरिडोर्स हैं, जो ज़मीनें एक्वायर करने की प्लान, मेरे हिसाब से, मेरा अपना नज़रिया कहता है कि सड़कों के किनारे किनारे जो है वो शहरीकरण किया जाएगा और शहरीकरण में भी रेजिडेंशियल चीज़ें होंगी। क्योंकि दोस्तों मैंने 5वीं दुनिया की आपसे बात की थी जिसका एतराफ़ जो है शायद भारतीय प्रधानमंत्री ने भी किया है। वो वही है कि नई दुनिया नए तरीके से चलेगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जिस तरीके से दुनिया ने अपने आप को एक्सेप्ट किया था, चीज़ें बदली थी, ये भी एक मौका है कि हम सब चीज़ें अपनी बदल लें। अगर बदलाव का ऐलान हो रहा है तो इसका मतलब जैसी कोरोना से पहले, इसमें कोरोना का शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है कि कोरोना हमको मौका दिया है कि हम दुनिया को रीसेट कर लें, चीज़ों को रीसेट कर लें। ये वही बातें हैं नाजरीन जो मैं आपको समझाता था कि फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी को ख़त्म किया जाएगा, इकोनॉमी को बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी, ब्लॉक्स बनेंगे, ब्लॉक में कंपटीशन होगा एशिया के उन बाज़ारों से जो उभरते हुए बाज़ार हैं, जो सस्ती प्रोडक्शन करते हैं। दरअसल या तो उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी या उनको कब्जा कर जो है वहाँ पर महंगाई जो उनके शामिल हो जाएगा उनके साथ, वहाँ चीज़ों को इतना महंगा किया जाएगा जहाँ अमेरिका और यूरोप की रेट मैच करने लगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप ये चीज़ें जो अब आपको नहीं बताई जा रही है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। न्यू ग्रेट गेम का मकसद ही ये है कि जो डिजिटल करेंसी में कन्वर्जन हो रहा है उससे किसी तरीके से रूबल, युआन यानी रशिया और चाइना को हराया जाए, उनके उद्योग को ख़त्म किया जाए। मगर मतलब अभी विश्लेषण में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है, चूँकि अभी जो सूरत हाल हमको देखने को मिली है, द न्यू ग्रेट गेम में भी जिन लोगों को पार्टनर बनाकर शामिल किया जा रहा है वो चीन के साथ भागते हुए नज़र आ रहे हैं। और अलबत्ता ये सही बात है कि आने वाले दिन जो हैं वो, क्योंकि तमाम दुनिया ने अपनी इकोनॉमी
सभी को तेल पर मुनसर किया था, तो वो तेल की दुनिया खत्म हो गई है। अब देखिए ये क्या आपके साथ होने जा रहा है ये आप जाने, मैं ये जरूर जानता हूं कि नई थोरी में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं है, इलिटरेट अनपढ़ लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, और सिर्फ मालिकाना अधिकार के साथ ऐशो आराम आज़ादाना करने के लिए कोई जगह नहीं है। सब कुछ कंपनियों के अंडर में चला जाएगा, सब कुछ लोग अपनी ही शॉप में अपने ही प्रोडक्ट, अपनी ही महारत की गई चीज़ों में बड़ी कंपनियों के लिए उनका निर्माण करेंगे और फिर लोगों के घरों तक पहुंचाने की डिलीवरी का काम करेंगे। एक अगर मैं यूरोपियन यूनियन की ज़िंदगी को आपको बहुत बार समझा चुका हूं, ठीक उसी तरीके से हो सकता है आपको जिंदा रहने की गारंटी मिल जाए, मगर आप जिस तरह एक आज़ाद परिंदे की तरह जब चाहे काम किया, जब चाहे सो गए, वो ज़िंदगी आप भूल जाइए। आने वाला नया रीसेटिंग, नई दुनिया सिर्फ अमीरों की होगी, गरीबों के लिए इसमें कोई जगह नहीं होगी। बदतरीन हालात से गुजरेंगे, जितना इसका इस्तेमाल किया जाएगा वो उतना ही इंसानी खून निचोड़ने की कवायद की जाएगी। इसको बीच बीच में मैं अपने हिसाब से एक एक सब्जेक्ट को लेकर कोशिश करता रहूँगा, समझाता रहूँगा कि आगे चल के क्या होने वाला है। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और न्यू रीसेट वर्ल्ड जो जिसकी बात शुरुआत की गई है, अब धीरे धीरे दुनिया के लोग इसको इस्तेमाल करने लगेंगे। इस रीसेटिंग के बारे में अरब के लोग भी पहले से जानते थे। यही वजह है कि जो अरब ममालिक हैं, वो तमाम अरब ममालिक जिस तरीके से हमको भागते हुए नजर आ रहे हैं इजराइल के साथ में, फिर या यूरोप पश्चिम जगत के सामने, दरअसल वो शरण ढूंढ रहे हैं, वो आसरा ढूंढ रहे हैं किसी तरह के। वो बचेंगे कैसे? क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक ऐलान बता रहा हूं कि ब्रिटेन ने सबसे पहले लीगल एक पार्लियामेंट्री ऐलान कर दिया है बाकायदा कि वो 2030 के बाद वहां तेल बेस प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, यानी कि तेल की जरूरत उनके लिए जीरो हो जाएगी, 2030 तक खत्म हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया भी उसी पैटर्न पर चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक होंगे, दूसरे एनर्जी के सोर्सेज होंगे, तेल नहीं बिकेगा। अब अगर अरब ममालिक में आप आते हैं तो उनके पास इतने बड़े फार्म्स नहीं हैं, इतनी बड़ी फार्मिंग नहीं है, और इंडस्ट्री नहीं है, उद्योग नहीं है। उनका तमाम जो बिजनेस था, तमाम जो उनकी जिंदगी थी वो तेल पर मुनसर करती थी। उनको नई दुनिया में नई तरीके से जीना सीखना होगा, उद्योग जगत में एंट्री करनी होगी, एजुकेशन सिस्टम और पैटर्न को बदलना होगा, और अपने यहाँ पर कारोबार डेवलप करने होंगे ताकि वहाँ के लोग काम कर सकें। और अब वो चीज़ें उतने ऊंची दर्जे पर नहीं रह सकती जितने ऊंचे दर्जे पर अभी तक उन्होंने ज़िंदगी जी है। ये बात उनको भली भांति समझ आ रही है, क्योंकि तेल की ज़रूरतें लगभग ज़ीरो हो जाएंगी, तेल नुकसान में जाएगा। अभी 10 साल हैं, 2030 तक इसको ख़त्म करना है। ये एजेंडा अब खुलकर सामने आ गया है। पिछले 2-4 साल से तो सिर्फ मैं आपके साथ बात कर रहा था, अलबत्ता अब एक हुकूमत भी सामने आ गई है इस बात को लेकर। ये भारत की तरफ से भी जिस तरह के एजेंडा 2030 को लेकर ऐलान किए गए हैं, ये सब उसी तरफ इशारा करते हैं कि ये नई दुनिया होगी, डिजिटल होगी, और ये डिजिटल काउंटिंग के हिसाब से चलेगी, और इसमें तेल के लिए कोई बहुत ज़्यादा जगह नहीं होगी, अलबत्ता बाज़ारों की भी बहुत ज़्यादा जगह नहीं होगी। कंपनियां बनाएंगी माल, डायरेक्ट जो है होम टू होम डिलीवरी सिस्टम्स होंगे। ये जो बाजार पर हमारे कम से कम 20 करोड़ भारतीय कारोबार करते थे, आप धीरे धीरे 2030 तक देखेंगे कि ये ठेले, खोमचे और जो एक छोटे छोटे कारोबार हमारी दुकान चलाकर जिस तरीके से गुजारा करते हैं, ये सब खत्म कर दिए जाएंगे। आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी कंपनियां, वो फूड सिक्योरिटी बिल यहाँ पर काम आएगा, एंटीवायरस की तरह एक फिल्टर की तरह काम करेगा, और वो फिल्टर रोक देगा कि वो आप जो है पराठे न बनाएं, कचौरियाँ न बेचें, कबाब न बेचें। ये सारी चीज़ें फिर बड़ी कंपनियां बनाएंगी जिसमें वो कंटेंट लिखेंगी, इसमें जिंक कितना है, इसमें प्रोटीन कितना है, इसमें क्या कंटेंट है, क्या नहीं है। उसके बाद आपकी सेहत के लिए उसको सही माना जाएगा और उसे खाने की आपको इजाज़त दी जाएगी। कोरोना इसमें बहुत बड़ा जो है रोल अदा करेगा। कोरोना मल्टीपल एक आइटम है, कोरोना एक मल्टीपल हथियार है जो जगह जगह से इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे पिछले 20 साल एड्स ने अपना रोल अदा किया था, कोरोना उससे 100 गुना ज़्यादा मल्टीपल एक अटैक है, जो हर जगह आपके सोने के बिस्तर से लेके, आपके पहनने के कपड़ों के ब्रांड से लेके, आपके खाने की डिश तक तय करेगा। यही कोरोना आपकी ज़िंदगी को आगे तय करेगा। देखिए, बड़ी साफ बात है, बिना किसी बात के एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा दोस्तों, कि जब तक मुझ में सांस है मैं सच बोलता रहूँगा, और ये परवाह किए बगैर। माफ़ करना दोस्तों, बहुत सारे मौके मेरे पास आते हैं,
बहुत सारे पैसे कमाने के मौके भी मेरे पास आते हैं, मगर मुझे अपनी दो रोटियां बहुत पसंद है और इज्जत बहुत पसंद है और ईमान बहुत पसंद है। तो कुल मिलाकर इन सब के लिए मैं ना मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे जितना अल्लाह रोजी रोटी दे रहा है उतना मेरे लिए काफ़ी होगा। और अगर जैसे कि सूरत हाल बन रहे हैं मुसलमानों के, मुसलमान के कायदीन के, इनके संगठनों के, अगर ये वाकई ईमान के उस रास्ते पर चले गए, जब ये मस्जिद अक्सा को कह देंगे कि ये नहीं है, जब ये कह देंगे कि जिस तरह शोध करके कहा गया है कि काबा जो है वो असल काबा ये नहीं दूसरा है, और जब इन बातों को धीरे धीरे करके जो अखबारों में छपना शुरू हो गई है, सऊदी के अखबारों में छपना शुरू हो गई है, तो ये चीज़ें अगर बाहर आकर लोगों का जहन बदलना शुरू करेगी, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत से लोग और लोगों के ईमान जो हैं वो इस बात को तस्लीम करें जो अब झूठ बोले जाएंगे। ऐसा वक्त अगर आया और मैं जिंदा रहा तो मैं पहाड़ों की तरफ चला जाऊंगा। ना मुझे मीडिया चाहिए, ना आप चाहिए, ना कोई और चाहिए। ईमान सलामत रहे, बहुत है, काफ़ी है। अलबत्ता ये मैं ज़रूर आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिन जो है वो इस्लामी जगत के यतीम होने के हैं, क्योंकि यहाँ एक बड़ा रोल मुसलमानों के बीच में ही मुसलमान तय करेंगे। जो पूरी तरह जो फतवे जारी किए जाएंगे, नए फतवे आएंगे। देखिए दोस्तों, ये बात याद रखिए कि सब बातें मैं पिछले 10 साल से आपको 12 साल से बता रहा हूँ, और 4 टीवी पर पिछले 6 सालों से जो जो आपको बताता आया हूँ आपके सामने आता आया है। अगर आप उसको संजीदगी से नहीं लेते तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और वो तब तक आपकी जहन बदलने के दिन और तारीख बताता हूं कि कब तुम्हारे जहन बदलेंगे, कब तुम्हारी तारीख बदलेगी, कब तुम्हारे रिवायत बदलेंगे, कब तुम्हारे कानून बदल जाएंगे। ये सब बताते हुए आया हूं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, वक्त बहुत खतरनाक आ रहा है, बहुत बुरा है, रीसेटिंग हो चुकी है। इत्तेफाक से तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ इन सब बातों को गुफ्तगू करने का मतलब ये होता है कि तुम आगाह रहो, तुम जानते ही रहो कि तुमको इंजेक्शन कोई लगाने आएगा तो उस इंजेक्शन का मतलब क्या होगा। तुम जानो कि तुम्हारे कारोबार के लिए आगे किस तरह के खतरे हो रहे हैं, तुम उसका पहले से इंतजाम कर लो। तुम जानो कि तुम्हारे ईमान के लिए कौन कौन से खतरे पैदा किए जा सकते हैं ताकि तुम उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार रहो। तुम जानो कि फितने किस तरह उठेंगे और फितनों से कैसे तुम्हें बचना है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आगा, ना मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं सिवाय इसके कि तमाम खबरें दुनिया से वो जुटा कर लाऊं जिनके लीकेज होने में वक्त लगता है और बहुत उनकी प्लानिंग होती है। वो खबरें मैं आपको पहले से बताता हूं कि आगे के प्लान्स क्या हैं, और कोशिश करता हूं कि ताकि तुम्हारा मेंटली जो है वो एक स्टैंडर्ड ऐसा तैयार हो जिससे आप बुरे आने वाले वक्त से पहले से अगर आप तैयार हैं, आपको सेटबैक ना लगे, आपको झटके ना लगे, और आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढें, आपस में मशवरा करें हर चीज़ का, और हर चीज़ का मशवरा करके आगे बढ़ें तो इंशाल्लाह ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा होगा, कोई ना कोई राह निकलेगी। अल्लाह किसी न किसी को राह दिखाएगा। अलबत्ता मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, आप अपनी ड्यूटी जाने कि आपका क्या है। मैं फ़िलहाल यही बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह की बातें की हैं उन सब का मतलब एक नई दुनिया का है, और नई दुनिया का अगर मतलब है और कोरोना इसमें मुख्य टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है तो समझ लीजिएगा कि आने वाले दिन जो है वो बहुत आसान बिल्कुल नहीं होंगे दुनिया के लिए। चूंकि हम जहां पर हैं, कम से कम भारत की मैं बात करता हूं, तो भारत जो है वो न्यू ग्रेट गेम का हिस्सा है, और पाकिस्तान, चाइना, रसिया, टर्की और जो कुछ मुस्लिम ममालिक हैं जिनमें से बहुत सारे देश हैं, वो कम देश नहीं हैं, जिनमें से उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मीनिया, अज़रबैजान, ये तमाम जो देश आपके आते हैं, ये तमाम देश जो हैं वो ग्रेटर यूरेशिया का हिस्सा हैं। तो अलबत्ता इनकी दुनिया का निज़ाम अलग होगा, और न्यू ग्रेट गेम का जो निज़ाम है वो बिल्कुल अलग होगा। अब दो दुनियाओं के निज़ाम आपस में टकराएंगे, एक तरफ ग्रेटर यूरेशिया होगा, दूसरी तरफ न्यू ग्रेट गेम होगा। न्यू ग्रेट गेम में जो है वो मज़हबों की आज़ादियों को कम किया जाएगा, उनके जहन को जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसी डिवाइसों का इस्तेमाल किया जाए जो डिवाइसों के ज़रिए तुम्हारी सोच और तुम्हारे ईमान को बदल दिया जाए, और दूसरी तरफ जो है वो ग्रेटर यूरेशिया होगा, जो ग्रेटर यूरेशिया कम से कम फाइट करके अपने वजूद को बचाने की कोशिश करेगा। अलबत्ता जीत हार किसकी होगी अल्लाह बेहतर जाने, टक्कर बराबर की हो रही है,
टक्कर बराबर की हो रही है। इसमें फिलहाल जो है किसके पिलर कहां से हिलेंगे, किसके पिलर कहां रह जाएंगे, ये देखना होगा। अलबत्ता ये सही बात है, चूंकि सारी दुनिया की पूंजी और सारी दुनिया की मशीनरी और सारी दुनिया के पुराने वाले वेपन्स पर कंट्रोल रखने वाले, गोल्ड माइनिंग और तमाम चीज़ों को अपने अंदर रखने वाली जो शख्सियात हैं वो तमाम न्यू ग्रेट गेम में शामिल हैं। और ग्रेटर यूरेशिया में जो शामिल हैं वो नई एक ऐसी सोच के लोग हैं जो सोशलिस्ट जिन्हें कहा जा सकता है, जो ये चाहते हैं कि दुनिया में सबके पास रोटी हो, सबके पास खाना हो, सबके पास कपड़ा मकान हो और एक ह्यूमन वैल्यू की कीमत हो। और दूसरी तरफ जो है न्यू ग्रेट गेम वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनकी हो, पूरी दुनिया पे उनकी हुकूमत हो और दुनिया उनकी गुलाम हो, सिर्फ उनके लिए काम करें एक वर्कर की तरह, वो सिर्फ उनको सोने के लिए जो टाइम दे वो देंगे। ये सारी चीज़ें आपको अपनी खुशी खुशी से करेंगे। यूरोपियन यूनियन को अगर आप समझेंगे, देखेंगे, अलबत्ता देखिए वहाँ जाने में अभी 50 साल, अगर न्यू ग्रेट गेम का हिस्सा भारत जैसे देश रहते हैं तो इनको 50 साल लगेंगे यूरोप बनने में। उसकी वजह यह है, आप दिल्ली के, मेरठ के, इलाहाबाद के, मुंबई के, कलकत्ता के कुछ शहरी लोगों को आप बना सकते हैं, कुछ अपने पसंदीदा लोगों को आप बना सकते हैं। गुजरात इसमें बहुत जल्दी से शामिल हो सकता है, चूंकि वहाँ पहले से ही बिजनेस माइंडेड लोग भी हैं और शहरीकरण काफ़ी ज़्यादा है। तो ये लोग जो हैं ख़ास तौर से वो इसमें शामिल हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं, चूँकि वो इन तमाम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे चिंता सिर्फ अपने उन गरीब भाइयों की हैं जो काला हांडी उड़ीसा में गरीब जंगलों में रहते हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं, जो झारखंड के जंगलों में रहते हैं, जिनके पास पहनने को ढंग से कपड़े और चप्पल नहीं होते हैं। मैं उनके मतलब करोड़ों पूर्व यूरोप जितनी आबादी के लोगों के, अपने भारतीयों की, उनकी चिंता कर रहा हूं जो पूरे यूरोप की आबादी से ज़्यादा हैं, जिनके पास एजुकेशन की कमी है, जिनके पास बहुत सारी चीज़ों की कमी है, जिनको सिक्योरिटी, जिनके पास इलेक्शन कार्ड भी प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। तो एक मानवता के बहुत बड़े हिस्से को जो है वो मेरे ख्याल से और ज़्यादा महदूद कर दिया जाएगा, उसके अधिकार, उसकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया जाएगा। एक भारत जो पिछले 100 साल से स्ट्रगल कर रहा था कि भारत में जो डिफरेंसेस हैं वो कम किए जाएं और सबको जीने का हक दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए, ये तमाम चीज़ें हमको अब ख़त्म होते हुए नज़र आएंगी। और सिर्फ जो है एक ख़ास तबका जो सुविधाओं का इस्तेमाल करेगा, 5G होगा और हाईटेक होगा, वो आगे की तरफ बढ़ेगा और बाकी सब 2-3 भारत हिंदुस्तान में ही हमको नज़र आने शुरू हो जाएंगे, भारत में ही नज़र आने शुरू हो जाएंगे। मेरा अपना ओपिनियन और मेरा रिसर्च यही कहता है। आपका रिसर्च क्या कहता है, आप अपने तरीके से सोचिए। मैंने छोटे छोटे इशारे किए हैं, बहुत सारी बातों पे मैं खुल के बोलना चाहता था, बोल नहीं सकता, मेरी लिमिटेशन है और लिमिटेशन के साथ टाइम की भी लिमिटेशन है जो ख़त्म होना चाहती है। तो प्रोग्राम में मुझे इजाज़त दीजिए, 4 TV देखते रहिए। इंशाल्लाह ज़िंदा रहे तो कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।